एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती के क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपकी जो पहली बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसके 5 चैप्टर तक यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आगे की जो वीडियो है आपकी सेकेंड बुक के करूँगी। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे तो कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए? तो वो है मणिपुर। ठीक, तो राइट आंसर मणिपुर रहेगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। लोकतंत्र को कायम करना, राष्ट्र निर्माण करना, सामाजिक विकास या औद्योगिक विकास? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्र निर्माण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या थी तो 565। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था तो लौह पुरुष के नाम से। उसके बाद 2 जून 2014 को निम्न राज्य की स्थापना हुई तो तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो देखो, ऐसे तो विदर्भ प्रदेश जो है ना वो महाराष्ट्र में है, पर इसका कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश से लगता हुआ भी है, तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है, रजवाड़ों में भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को कहा जाता था? तो इसका जो सहमति पत्र था उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस कहा जाता था, तो ये राइट आंसर है। उसके बाद सिक्किम को अलग राज्य बना तो 1975 को अलग राज्य बना। ठीक, उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी है तो आप सबको पता है श्रीनगर। ठीक, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो राजा थे राजा हरी सिंह, तो राइट आंसर रहेगा राजा हरी सिंह। उसके बाद भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने समस्या को बल दिया, तो सांप्रदायिक दंगों ने शरणार्थी समस्या को बल दिया। ठीक, तो शरणार्थी आएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री? अब सबको पता है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। फर्स्ट सही जोड़ी है हमारी इधर हैदराबाद का निज़ाम। देखो यहाँ पर इस पीडीएफ में क्या होगा है, जो विमर्श पोर्टल पर ये जो पीडीएफ डली हुई है ना, इसमें ये सारी इनका सीक्वेंस बिगड़ गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, आप सुनने पे ज़्यादा जोर देना। ठीक है, तो हैदराबाद का निज़ाम कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम था उस्मात अली खान। उसके बाद दर आयोग, तो दर आयोग की स्थापना हुई 1948 में। जूनागढ़ रियासत के दीवान, तो जूनागढ़ रियासत के दीवान थे सहनवाज भुट्टो। उसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो मणिपुर ने सबसे पहले अपनाया था। ठीक, तो राइट आंसर आएगा मणिपुर। उसके बाद द्विराष्ट्र का सिद्धांत, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो भारत और पाकिस्तान। और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था तो अब्दुल खान अब्दुल गफ़ार। तो ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट उद्बोधन संबंधी थे, तो यह भाषण संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आंसर आपको बताया था, खान अब्दुल गफ़ार जो थे वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। मैं उनके पापा का नाम आपको बता दूं, करमचंद गांधी, और उनका नाम मोहनदास गांधी। तो इस तरीके से आप पूरा नाम मिलाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, फिर हैदराबाद के शासक को जाना जाता था, तो दौलतमंद लोगों के रूप में हैदराबाद के शासक को जाना जाता था, तो दौलतमंद लोगों के रूप में या दौलतमंद लोगों में वो शुमार था। उसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ 1948 में सितंबर में। ठीक है, कब हुआ? सितंबर 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ। हैदराबाद वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 राज्य है, 28 राज्य है, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय के लिए आवश्यक सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौती कौन थी? तो सबको मैंने अभी तक 2-3 बार बता चुकी हूँ, राष्ट्र निर्माण प्रमुख चुनौती थी। अगला क्वेश्चन है 5 देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो 5 देशी रियासतों के नाम जो है वो आपका काम है, आप मेरे को एनसीईआरटी से ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत सिंपल है, इसलिए दे रही हूँ ताकि आप बुक्स खोलें और देखें, ठीक है। तो 5 देशी रियासतों के नाम आपको बताने हैं। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था, ठीक। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? तो देखो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका कार्य राज्यों का सीमांकन करना था। इसी की रिपोर्ट के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य का नाम। तो यूँ तो बहुत सारे राज्य गठित है, लेकिन प्रथम जो गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो सही से लिख लेना आप, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये हमारे एक वाक्य में भी कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं आप सत्य असत्य की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। तो जी हाँ, इसका आएगा ट्रू। उसके बाद उत्तरांचल राज्य बनने के पूर्व बिहार का हिस्सा था। तो नहीं, इसका आएगा फॉल्स। अब उत्तरांचल से आप कन्फ्यूज़न मत हो जाना। पुराने टाइम पे यानी कि 2000 से लगाकर 2006 तक और उत्तराखंड जो है उसको उत्तरांचल कहा जाता था, ठीक। तो ये बिहार का नहीं, ये तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। हैदराबाद देशी रियासत थी। तो जी हाँ, इसका आएगा ट्रू। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो जी हाँ, इसका भी आएगा ट्रू। और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। तो जी नहीं, फाल्स है, क्योंकि भारत में है फिर भी भारत में अलगाववाद उत्पन्न नहीं हो पाया, तो इसलिए इसका आएगा फाल्स। अब आ चुके हैं हम लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के लिए 3 अंक थे, ठीक है, और शब्द सीमा कितनी है? 75 शब्द। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल क्या है? तो इसके आंसर को देखें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल उस दौर के माहौल को दर्शाता है जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी आप जब देखोगे तो एनसीईआरटी में एक कार्टून बना है, ठीक है, कार्टून्स को ध्यान में देखना। और उस कार्टून के नीचे है ना, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल नाम दिया गया है। तो वो जो कार्टून है उसको भी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कहा है, और वो हमें बताता है कि जिस टाइम पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग चल रही थी तो उस टाइम पर कैसा माहौल था, ठीक। तो ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य यात्री को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो उसका आंसर भी हम यही देख लेते हैं। तो भारत को एकता के सूत्र में बांधना अर्थात राष्ट्र का निर्माण करना, जो कि हम 2 से 3 बार अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो प्रथम जो पहली चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमने एक साथ देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारा 3rd नंबर वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम 4th नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। उसके साथ ही हम राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। तो देखते हैं इनके आंसर्स को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत, एक हिंदू के लिए भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। तो ये है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो ये इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायाधीश फजल अली। तो ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, कौन सा संघ शासित राज्य था जो बाद में राज्य बना, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य था जो पहले संघ शासित था और अब राज्य बन गया? और दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन क्या था? तो दोनों के आंसर को देखते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर आंसर को देख सकते हैं,
जम्मू कश्मीर राज्य पहले संघ शासित राज्य था, आप सबको भी पता है, और आज के टाइम पर वो एक राज्य के रूप में अस्तित्व में है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या प्रतिवेदन, ठीक। तो पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, और यही उसका प्रतिवेदन था। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क क्यों कहा जाता था, और राज्य पुनर्गठन को समझाइए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ देखते हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जाता था। जर्मनी में ओटो वान बिस्मार्क थे जिन्होंने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। एकीकरण यानी कि जर्मनी को मिलाया था। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत को मिलाया, इसलिए जर्मनी के बिस्मार्क के तर्ज पर भारत का बिस्मार्क किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा था राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, तो देखते हैं इसको भी। तो केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब बनाया, तो 1953 में। किसने बनाया, केंद्र सरकार ने। इस आयोग का क्या काम था, राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना कि कहाँ कितना राज्य की सीमा को निर्धारित करना। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों को सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये इसका आंसर है स्क्रीनशॉट, और इस वाले क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो भारत का विभाजन के पीछे क्या क्या कारण है, तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, भारत विभाजन के निम्न कारण। ब्रिटिश शासकों की नीति। भारत विभाजन हेतु ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो की नीति उत्तरदायित्व थी। इस नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश शासकों ने हिंदू तथा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर खोला, जिससे भारत का विभाजन हुआ। तो पहला कारण कौन थे, खुद अंग्रेज, जिन्होंने ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति, ऐसी चालें चली जिससे भारत का विभाजन हुआ। दूसरा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसा कि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग उठी। इस मांग के अनुसार ये था कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाया जाए, जिसके कारण भी भारत का विभाजन हुआ। तीसरा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व। अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग को सम्मिलित किया। अब इसके किए जाने के कारण क्या हुआ, जो शासन की कार्यकारिणी थी इसमें विभाजन उभरा, जो भारत के विभाजन का भी कारण बना। तो ये भारत के विभाजन के 3 कारण हैं। फर्स्ट, अंग्रेजों की नीति, दूसरा द्विराष्ट्र सिद्धांत, और तीसरा की जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व। तो ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, हैदराबाद रियासत पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी कि जो हैदराबाद रियासत है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। हैदराबाद रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद रियासत है तो आसपास में हिंदुस्तान का इलाका लग रहा था, ठीक है। यह आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में फैली थी। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहते हैं। यह दौलतमंद था। यह चाहता था कि हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत रहे। निज़ाम दमनकारी शासक था। तेलंगाना इलाके के जो किसान थे वो निज़ाम के दमनकारी शासन से दुखी थे, और महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। जब निज़ाम इतना क्रूर था तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ अर्धसैनिक बल, जिसे क्या कहा जाता था, रजाकर कहा जाता था, उनको भेजा। रजाकर ने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, लूटपाट की, हत्या किए, बलात्कार किए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची, और कुछ लड़ाई के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक।
तो क्या समझ में आया आपको कि जो हैदराबाद थी वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, इसका निज़ाम बहुत पैसे वाला था लेकिन बहुत अच्छा इंसान नहीं था। वो वहाँ की जो गैर मुसलमान जनता थी उसके साथ अत्याचार करता था, इसलिए एक आंदोलन हुआ और आंदोलन को दबाने के लिए हैदराबाद के निज़ाम ने रज़ाकर यानी कि उसके खुद के गुंडों को भेजा। तो फिर 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद गई भारत की सेना और हैदराबाद को अपने अंडर में कर लिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में विलय हो गया। ठीक, तो ये आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुख्य तौर पर भारत के समक्ष 3 तरह की चुनौतियां थी। पहले, भारत को एकता के सूत्र में बांधना। पहली और तात्कालिक चुनौती थी एकता के सूत्र में एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं को जगह मिले। तो पहला काम क्या था कि आपको पता है भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, 565 रियासतों में बटा था। तो पहला काम था कि भारत को एक करना, एकता के सूत्र में बांधना अर्थात राष्ट्र निर्माण करना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करना। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी, अर्थात इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक लोकतंत्र स्थापित करना, एक सरकार बनाना ताकि वो सही व्यवस्थित तरीके से देश का संचालन कर सकें। उसके बाद ऐसा विकास जिससे सबका भला हो। तीसरी चुनौती थी ऐसा विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबकों या अल्पसंख्यक समुदायों को का भला हो। ठीक, तो उनको भी एक विशेष सुरक्षा देना। ये थे भारत के समक्ष चुनौतियाँ, आज़ाद भारत के समक्ष। तो ये इसके क्वेश्चन का आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश है। पहला दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 और 3 6 और 7 8, तो 8 हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। पहले दमन और दीव अलग था जिसे अब दादर नागर हवेली में ऐड कर दिया गया है। तो ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, शरणार्थी समस्या क्या है समझाइए। तो चलिए इसके आंसर, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शरणार्थी समस्या। तो सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक यानी कि अचानक, अनियोजित यानी कि बिना प्लानिंग के, और त्रासदी यानी कि संघर्ष, दुख से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था ये। ठीक, तो लोग इतने बड़े पैमाने पर पहली बार गए थे। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लगभग 25 लाख मुस्लिम तथा पाकिस्तान से भारत आने वाले लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिम अर्थात हिंदू एवं सिख अल्पसंख्यक थे। भारत व पाक बंटवारे के कारण लाखों लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ, दुविधा तथा संकट के दौर से गुजरना पड़ा। इस त्रासदी में बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं अपने माता पिता से बिछुड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल हुए, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। तो यही थी शरणार्थी समस्या, जो कि भारत के समक्ष भारत पाकिस्तान विभाजन के उत्पन्न हुई थी, के समय उत्पन्न हुई थी। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये और फिर ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर पहला था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, क्यों बताया है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको इस PDF में प्रॉपर सही वे में नहीं मिलेंगे, इसलिए वो भी बताए हैं। साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन बताया है, जो अति लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन भी दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।